स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके बीच आए हैं हम लोग 2024-25 के बजट को लेके, ताकि आप लोगों में से अधिकतम लोगों ने तो बजट को देख ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकल है और शायद आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए तो उन सारी चीज़ों को भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए कुछ माइन्यूट चीज़ों को देख लेते हैं। ओवरऑल चीज़ों को आपने देख ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग एक साथ 24-25 के बजट को देख लेते हैं। तो 24-25 के पहले बजट के पहले पन्ने पे हम लोग को सरकार के द्वारा बताया गया है कि इस बार जो बजट है इसमें मुख्य 4 जातियों पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये 4 जातियां जिस पे कि ध्यान देने की बात सरकार के द्वारा की गई है वो कौन कौन है भाई? तो वो गरीब हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और अन्नदाता यानी हमारे देश के किसान हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग को एक चीज पता चल गया कि ये 4 सरकार के अनुसार जातियां हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आगे देखते हैं और सरकार ने क्या क्या बातें कही हैं इस बजट में। चलिए यहाँ पे बजट के जो मुख्य, जो एक तरीके से कह सकते हैं विषय वस्तु रही है, वो क्या क्या रही है? रोजगार, जो कि आगे भी हम लोग को देखने को मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण एमएसएमई और मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग यानी हम और आप। चलिए यानी हमारे और आपके बारे में भी कुछ बातें होने वाली हैं। देखते हैं हमारे बारे में सरकार ने क्या क्या बातें की हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि इस बार बजट में सरकार के अनुसार 9 प्राथमिकताएं रहने वाली हैं बजट की। ठीक है, तो वो 9 प्राथमिकताएं इस तरह से नंबरिंग के साथ दी गई हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन प्राथमिकताओं को देखते चलेंगे। तो पहला जो प्राथमिकता है वो है कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पे कृषि क्षेत्र के लिए क्या क्या किया जाएगा, बाकी तो मोटा मोटी बातें हम लोग को यहाँ पे दी हुई है कि जो क्लाइमेट रेजिलेंट जो बीज होंगे उसका उत्पादन करना है, सहकारी क्षेत्र को विकसित करना है, इत्यादि चीजें दी गई हैं। जो कुछ मुख्य बातें हैं वहां पे हम लोग को ध्यान देना है। जैसे हम लोग को आत्मनिर्भरता की बात कही गई है कि भाई जो खाद्य तेल होते हैं जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन तेलों के उत्पादन में हमको आत्मनिर्भर बनना है। इसके अलावा जो बात कही गई है, जो यहां पे हम लोग को देखने को मिल रही है कि कुछ नए कृषि के जो बीज हैं उसको विकसित की जाएगी, जिसमें कि 32 जो है वो कृषि से संबंधित हैं और 109 जो है वो बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर फसलों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको 2 पॉइंट दिया गया है प्राकृतिक कृषि के बारे में। पहला क्या कह रहा है कि अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग द्वारा सहायता देकर प्राकृतिक कृषि शुरू की जाएगी। यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको सरकार बढ़ावा देगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग जैसा कि जानते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स इत्यादि चीजों का या केमिकल का इस्तेमाल नहीं या ना के बराबर होता है। यहां पे जैव आदान संस्था यानी बायो इनपुट सिस्टम की बात कही गई है, जिनकी संख्या 10,000 होने की बात कही गई है सरकार के द्वारा। तो ये जो बायो इनपुट सिस्टम संसाधन होता है ये क्या होता है, ये हम लोग के लिए जानना अनिवार्य है। ये क्या होता है कि आप किसानों के द्वारा पशुपालन की जो सिस्टम होती है वो होती है जहां पे कि हम लोग जानवर, विशेष रूप से गाय के गौमूत्र एवं गोबर को संग्रहित करते हैं, ताकि जो खाद का या फिर जो इंसेक्टिसाइड का जो नेचुरल जो हम लोग सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं उसको डेवलप किया जा सके उन सारी चीजों से। तो इसके लिए जो सिस्टम विकसित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव आदान संसाधन। तो इनकी संख्या 10,000 होने वाली है इस बजट के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पे एक चीज देखिएगा कि नाबार्ड के द्वारा फंडिंग की जाएगी झींगा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो यहां पे ये सारी चीजें काम की है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई,
डीपीआई क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका बैकबोन जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो, जैसे आधार हो गया या फिर हम लोग यूपीआई सिस्टम इस्तेमाल करते हैं इत्यादि चीजें। तो कृषि संबंधित क्षेत्रों में भी डीपीआई का प्रयोग किया जाएगा, जैसे किसानों का जो रजिस्ट्रेशन होता है जमीन का, या फिर किसानों का जो जमीन का जो मैप बनता है, उन सब चीजों के लिए डीपीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब बातों में यहाँ पे कही गई है। चलिए, तो प्राथमिकता नंबर 1 था कृषि। वैसे ही दूसरा जो प्राथमिकता की बात कही, दूसरी प्राथमिकता की बात कही गई है वो क्या है? रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट एंड ये कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो उसके लिए सरकार क्या करेगी? तो सरकार यहाँ पे नए रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने वाली है। क्या करने वाली है, कैसे? तो 15,000 रुपए तक जिन लोगों को रोजगार मिलेगा पहली बार, उनको 1 माह का वेतन, यानी 1 माह का वेतन यानी 15,000 रुपए सरकार 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करेगी। इसी का एक पार्ट बी भी है। उसमें क्या होगा कि 4 वर्ष तक जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, यानी रोजगार पाने वाला और रोजगार देने वाला, दोनों को सरकार सहयोग करेगी। ईपीएफओ में जो कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के द्वारा, उसके लिए 4 वर्ष तक उसमें सहयोग करेगी। जिसमें क्या होगा, एक तो कह रहा है कि एम्प्लॉयर के तरफ से 3-3 हजार रुपए तक 2 वर्षों तक एम्प्लॉयर यानी नौकरी देने वाला की तरफ से सरकार कंट्रीब्यूशन करेगी, या फिर सरकार एम्प्लॉयर को वो 3,000 रुपए 2 वर्ष तक सरकार एम्प्लॉयर को लौटा देगी। ऐसी बातें यहां पे की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बातें की गई हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। अगर कामकाजी महिला जो है वो बच्चे की मां है तो बच्चों को रखने के लिए शिशु गृह का निर्माण किया जाएगा। फिर 7.5 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा 25,000 छात्रों को। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो विद्यार्थियों को घरेलू संस्था में अगर आप एजुकेशन लेने जाएंगे तो वहां पे आपको 1 लाख विद्यार्थियों को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जो कि ई वाउचर के माध्यम से होगा। ई वाउचर क्या होता है? आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जब एजुकेशन लेना शुरू किया होगा तो आपको वहां पे मिला होगा डिस्काउंट कोड इत्यादि। तो वो जो डिस्काउंट कोड वगैरह जो होता है ना, उसी को हम लोग ई वाउचर कहते हैं। तो यहाँ पे ई वाउचर जैसे ही आप लगाइएगा तो वहां पे क्या होगा कि ये 10 लाख रुपए तक का जो फीस है वो कम हो जाएगा। यानी सरकार एक तरीके से आपको पे कर रही है, यानी आपको ऋण दे रही है। और ऋण को अगर आप सही समय पे सही तरीके से रिपेमेंट कर दोगे तो सरकार क्या करेगी, आपको 3% का उस पे ब्याज दर पर डिस्काउंट देगी। लेट्स से अगर ब्याज दर 7% है तो आपको 7% इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपको 4% ही इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि 3% सरकार आपके तरफ से बैंक को या फिर ऋण देने वाली संस्था को भुगतान के रूप में दे देगी। चलिए यहां पे और भी कुछ बातें कही गई हैं कि 20 लाख युवाओं को 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पे स्पोक एंड हब मॉडल पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अब ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? तो सिंपल सी भाषा में समझिए कि यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रशिक्षण संस्था होगी जो बीच में काम करेगी और जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़ी रहेगी। यहां से ट्रेनिंग पाने वाले जो छात्र होंगे उनको सीधे यहां पे नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होगा कि इन इंडस्ट्रीज से पूछा जाएगा कि भाई तुमको अपने नए कर्मचारी में किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता है, और ये कॉलेजेस या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स उनको उसी प्रकार से ट्रेन करेगी। जो यहां पे दिया गया है कि उद्योगों की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात कही गई है बजट में। चलिए तीसरा जो प्रायोरिटी है सरकार की या प्राथमिकता है वो क्या है? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। उसके लिए क्या किया जाएगा? पूर्वोदय एक कार्यक्रम चलाया जाएगा। पूर्वोदय में कितने राज्य हैं? तो ये 4 राज्य हैं जिसका नाम आपको जानना अनिवार्य है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे कैसे
इनमें से किसी एक राज्य का नाम देगा या हटा देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा राज्य पूर्वोदय योजना के तहत आएगा या फिर नहीं आएगा। ये प्रश्न हल करने के लिए इन 4 राज्यों के नाम को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, महिलाओं और बालिकाओं को लाभ देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। फिर जनजातियों के उत्थान के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान यानी जो ट्राइबल बहुल राज्य होंगे या फिर क्षेत्र होंगे या गांव होंगे, वहां पे हम लोग टारगेट में लेंगे कितने गांवों को, 63,000 गांवों को लेंगे, जिससे कितने लाभ पाने वाले लोग होंगे, 5 करोड़ जनजातीय लोग होंगे। ऐसे गांवों में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था, ये सारी चीजें की जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं खोली जाएंगी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसको शुरू किया गया था 2 जगह में, 2017 में रायपुर और रांची में, और पैन इंडिया इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। अब क्या किया जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में 100 ब्रांचेस खोले जाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में फिनेंशियल इंक्लूजन को यानी आर्थिक समावेशन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाई जाएगी। चलिए, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत क्या होगा कि आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे 2024-25 में। साथ ही साथ क्या होगा कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना की शुरुआत की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर बनने वाली है। इसके अलावा और भी चीजें होंगी जो यहाँ पे लिखी हुई है। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक कॉरिडोर को और कोपार्थी नोड और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर, इन सब चीजों को शुरू किया जाएगा। ठीक है, औद्योगिक कॉरिडोर क्या होता है? एक क्षेत्र होता है जहां पे पहले से ही सड़क का, पानी का, बिजली का, ट्रांसपोर्टेशन का इत्यादि चीज़ों की व्यवस्था पहले से की हुई रहती है। आपको बस वहाँ पे जाना है, अपने फैक्ट्रीज को डालना है और आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में लग जाना है। वैसे जगह को हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चलिए आगे देखते हैं और क्या बात हो रही है। विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं। तो विकसित भारत के लिए प्राथमिकताएं क्या होंगी? विनिर्माण एवं सेवाएं। तो यहाँ पे जो चौथा जो हमारा प्रायोरिटी है वो क्या है? विनिर्माण एवं सेवाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है भाई? तो एमएसएमई को ऋण देने के लिए नए मॉडल ला रही है। नए मॉडल में क्या रह रही है भाई? तो तरुण श्रेणी में जो 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता था उसको 20 लाख कर दिया गया जाएगा। यानी हम लोग जानते हैं कि मुद्रा लोन जो होता है वो 3 कैटेगरी में होता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु ऋण जो होता है वो 50,000, किशोर जो होता है वो 5 लाख और तरुण जो होता था वो 10 लाख रुपए तक का ऋण होता था। लेकिन तरुण का जो ऋण का जो लिमिट है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की सरकार की मंशा है इस बजट में। ट्रेड्स में अनिवार्य ऑनबोर्डिंग के लिए बढ़ा हुआ दायरा। ये ट्रेड्स क्या होता है भाई? तो ट्रेड्स जो होता है एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कि लेट्स से आप एक एमएसएमई है, आपको 1 करोड़ का आपने किसी को कुछ सप्लाई किया, सेवा या वस्तु, और अगले जो आपके क्रेता हैं उसने आपको एक बिल पकड़ा दिया और कह दिया कि आपके 1 करोड़ का भुगतान 3 महीने के बाद होगा। तो आप ट्रेड प्लेटफॉर्म, जिसको ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंट प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसमें क्या होगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अपने इस 1 करोड़ के बिल को डालोगे और बोलोगे कि भाई 3 महीने बाद हमको 1 करोड़ रुपया मिलने वाला है, आप में से कोई इच्छुक व्यक्ति इस बिल को खरीद सकता है। तो लेट्स से कोई कहता है कि भाई हम इस बिल को खरीदने के लिए तैयार हैं लेकिन हम आपको 95 लाख रुपए देंगे। तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको इंस्टेंटली 95 लाख रुपया मिल जाएगा। जिसने आपसे लेट से ये 1 करोड़ का जो बिल है 95 लाख में खरीदा, वो 3 महीने इंतजार करेगा, उसको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, यानी इंस्टेंटली उसको 5% का फायदा 3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो दोनों का ही विन विन सिचुएशन होता है। तो यहां पे क्या है कि ट्रेड प्लेटफॉर्म पे एमएसएमई को जोड़ने के लिए कंपलसरी कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण में यानी कि फूड प्रोसेसिंग में इरेडिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इरेडिशन का इस्तेमाल मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं
उसको रेडिएशन के बीच से गुजारा जाता है, सो दैट उसमें जो भी विषाणु जीवाणु हैं इत्यादि जो है वो मर जाए, ताकि इन चीजों का जो सेल्फ लाइफ होता है वो बढ़ जाए, ये ज्यादा दिन तक रह सके सुरक्षित, जल्दी खराब ना हो। चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या करने वाली है सरकार। यहां पे एक वर्ड आपको मिलेगा, वीजीएफ सहायता के साथ पीपीपी मोड और औद्योगिक कामगारों के लिए, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री लिख दिया गया है, हालांकि ये डॉर्मेट्री होगा, डॉर्मेट्री टाइप आवास के साथ किराया आवासान। तो यहाँ पे वीजीएफ जो होता है, वीजीएफ का मतलब होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है? वायबिलिटी गैप फंडिंग ऐसी निवेश होती है जो इकोनॉमी के दृष्टिकोण से तो जरूरी है, लेकिन कॉमर्स आपको कहता है कि भाई इसमें अगर निवेश करोगे तो वो आपको फायदा नहीं दिलाएगा। जैसे लेट्स से किसी इकोनॉमी में वृद्धावस्था आश्रम होना आवश्यक है, ये इकोनॉमी कहता है। क्यों इकोनॉमिक्स क्यों कह रहा है भाई? क्योंकि सिंपल सी बात है कि वृद्धों को अगर अपना सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगा तो वो अपने पास जो पैसे हैं उसको अपने पास ही रखेंगे, उसको इकोनॉमी में खर्च नहीं करेंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि इकोनॉमी में निवेश की मात्रा घटेगी। लेकिन अगर इनको सामाजिक सुरक्षा देनी है तो सामाजिक सुरक्षा देने के लिए लेट्स से आपको एक वृद्धावस्था आश्रम खोलना पड़ेगा। लेकिन वृद्धावस्था आश्रम को अगर आप देखिएगा कि भाई इसमें हमने इतना पैसा लगाया, हमको कितना पैसा रिटर्न आएगा, तो आप देखोगे कि इसमें फायदा नहीं हो रहा है। तो सरकार बोलती है क्या कि इसमें आपको नुकसान नहीं हो, इसके लिए हम आपको फंडिंग कर देंगे। तो ऐसे फंडिंग को हम लोग वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम से जानते हैं। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर डॉर्मेट्री स्टाइल में लोगों के रहने की व्यवस्था करने की सुविधा सरकार तैयार करने वाली है। यानी कि जो लॉस होगा ऐसी डॉर्मेट्री बनाने में या लोगों को रखने में, तो वो नुकसान सरकार भरपाई कर देगी आपको वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से। चलिए दिवालियापन और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है इसको और बढ़िया बनाया जाएगा और सही तरीके से काम करने के लिए बातें कही जाएंगी। यहाँ पे और क्या बात कही गई है कि 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 संस्थाओं में या कंपनियों में इंटर्नशिप करवाया जाएगा, और इस इंटर्नशिप के दौरान आपको 5,000 रुपये प्रति माह या 6,000 रुपये वन टाइम पेमेंट कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बात कही गई है जो ध्यान देने योग्य है कि ये जो फंडिंग कंपनियां करेगी अपने इंटर्नशिप के दौरान इन 1 करोड़ छात्रों को, ये फंडिंग जो होगा वो CSR फंड से होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CSR निधियों से होगा। अब ये CSR क्या होता है? CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है भाई? कि अगर कोई कंपनी जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ हो या फिर वार्षिक टर्नओवर जो है वो 1,000 करोड़ हो या फिर वार्षिक लाभ जो हो वो 5 करोड़ हो, तो ऐसी कंपनियों को अपने कुल जो नेट इनकम होता प्रॉफिट होता है उसका 2% इन्वेस्ट करना पड़ता है सामाजिक विकास के लिए। तो ये कंपल्शन है हमारे देश में। तो एक तरीके से आप 1 करोड़ युवाओं को नौकरी के योग्य बना रहे हो, यानी कि ये भी एक तरीके से समाज कल्याण ही है। तो ये जो फंडिंग आप करोगे 5,000 रुपये पर मंथ या फिर वन टाइम पेमेंट जो 6,000 रुपये का करोगे ऐसे इंटर्न्स को, तो ये भी आप CSR फंड से कर सकते हो। ऐसी बात सरकार ने कही है बजट में। चलिए अगली जो प्राथमिकता है वो है शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट में सरकार क्या क्या बात कर रही है कि स्टैंप ड्यूटी राज्यों को कहा गया है कम करो भाई, ताकि लोग जमीन मकान खरीद सके। स्ट्रीट मार्केट यानी कि शहरों में हाट की व्यवस्था की जाएगी। यहां पे एक ट्रांजिट उन्मुख विकास की बात की गई है। ट्रांजिट उन्मुख विकास क्या होता है कि ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करना जिसके आसपास आपके रोजमर्रा के जीवन के हर एक सुविधा उपलब्ध हो, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, पार्क हो, जिम हो, सिनेमा हॉल हो। और सबसे बड़ी बात है कि या तो यहां तक जाने की भी अच्छी व्यवस्था हो या फिर इतने अच्छे सड़क हो या इतने करीब हो कि आप यहां तक पैदल जा सको। तो कुल मिला के 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों में ऐसे
हाउसिंग सोसाइटीज डेवलप करने की मंशा सरकार की इस बजट में है। चलिए, जल प्रबंधन वगैरह की बात की जा रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीएम आवास योजना का 2.0 शुरू हो रहा है शहरी क्षेत्र के गरीब तथा मध्यम वर्गीय लोगों को आवास प्रदान करने से। हाउसिंग मार्केट, यानी कि हम लोग में से अधिकतर लोग किराए के मकान में रहते हैं, तो सरकार कहती है कि हाउसिंग रेंट के माध्यम से अगर आप इनकम कर रहे हो या फिर आप रेंट के मकान में रह रहे हो, तो इससे भी संबंधित नियम कानून को सरकार और अच्छे से डिजाइन करेगी। विकसित भारत की प्राथमिकताओं में अगला चीज क्या आ गया? ऊर्जा सुरक्षा। तो ऊर्जा सुरक्षा में यहाँ पे भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना की बात कही गई है। तो जो भारत लघु रिएक्टर होते हैं, ये छोटे छोटे रिएक्टर होते हैं जिनकी जो उत्पादन क्षमता होती है मैक्सिमम 220 मेगावाट तक होती है, और कुल मिला के ऐसे 16 रिएक्टर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे क्या कहा गया है? AUSC ताप विद्युत संस्थान। तो ये क्या होता है? ये क्रिटिकली बड़ा, मतलब कह सकते हैं एफिशिएंट रिएक्टर होता है। इसमें विद्युत संयंत्र होता है, जिसे कि एक तरीके से कहते हैं ताप ऊर्जा से चलने वाली संस्था मशीनरी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बहुत छोटे जगह पे बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा प्रेशर पे चलने वाली ये ताप संयंत्र होते हैं। इससे क्या होता है कि नॉर्मल ताप संयंत्र की से तुलना में इनकी एफिशिएंसी 30 to 40% हाई होती है। ऐसी संयंत्र स्थापित करेगी कौन? BHEL और बेल और NTPC मिलके, और इसको डेवलप करने में साथ दिया था इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। चलिए, PM सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार क्या करेगी? 1 करोड़ घरों तक 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाएगी। इसमें होता क्या है कि आप अपने घर के छतों पर आप सोलर पैनल लगाते हो, जिसमें कि कुछ बिजली आप कंज्यूम करते हो, और अगर बच जाती है बिजली तो आप नियरेस्ट जो संयंत्र है वहां पे आप इस एक्स्ट्रा बिजली को बेच भी सकते हो, यानी कि आपको एक तरीके से कह सकते हो एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ भी हो जाता है। चलिए, विकसित भारत का अगला जो प्राथमिकता है वो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना। यहां पे क्या किया गया है? 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो कि GDP के 3.4% तक होने वाली है। तो इसमें और भी बातें दी गई हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी बात की जाए, साल 2000 में शुरू होने वाला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण। कोसी और मेची, जिसे बिहार से हम लोग जानते हैं, बिहार में बहुत नुकसान होता है कोसी में आने वाले बाढ़ से, इसलिए इसको क्या किया जाएगा कि जो हनुमाननगर जो बराज है उसके माध्यम से मेची से इसको कनेक्ट किया जाएगा, जो कि 170 किलोमीटर लंबे कनाल के माध्यम से होगा, और एक्स्ट्रा पानी को क्या किया जाएगा कि महानंदा बेसिन में उतार दिया जाएगा, सो दैट उस सब क्षेत्र का भी विकास हो सके और कोसी के कारण होने वाले नुकसान से भी हम लोग को, बिहार को बचाया जा सके। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन के विशेष उपाय किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए सहायता राशि भी सरकार मुहैया करवाएगी। अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया जाएगा? यहाँ पे बिहार को बहुत कुछ मिला है, जैसे विष्णुपद मंदिर जो गया में है, जहाँ पे लोग पिंडदान करने जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ इस जगह को जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर डेवलप किया गया है, वैसे डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ राजगीर को भी डेवलप किया जाएगा। नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसको भी अपने पुराने गौरवशाली पास्ट के हिसाब से इसको भी और विकसित किया जाएगा। ओडिशा में भी यही काम किया जाएगा, ओडिशा भी संबंधित जो भी पर्यटन स्थल है उसको विकसित किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या किया जाएगा? यहाँ पे 1 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण पुल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नववर्तन किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट किया जाएगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप भी अपना योगदान लाइए। फिर अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हम लोग जानते ही हैं कि हम लोग बहुत सस्ते में आजकल सैटेलाइट वगैरह
हम लोग लॉन्च कर देते हैं, तो बहुत सारे यूरोपियन देश क्या कर रहे हैं कि हमारे देश में अपने सैटेलाइट्स वगैरह लाके बोल रहे हैं कि भाई हमारे सैटेलाइट को लॉन्च कर दो। तो इन सब क्षेत्र में भी 1000 करोड़ का निवेश किया जाएगा एक तरीके से फंडिंग करने के लिए। चलिए, अगली पीढ़ी के लिए सुधार, जो कि 9वां और अंतिम एक तरीके से कह सकते हो प्रायोरिटी है। इसमें क्या किया जाएगा कि भूमि विकास में विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो भूमि विकास के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी मैप वगैरह जो हम लोग का जमीन से संबंधित होता है ना, उसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, वही सारी चीजें लिखी हुई है, इसमें विशेष कोई बात नहीं है। चलिए, यहां पे पीएम वात्सल्य में की शुरुआत की जाएगी। पीएम वात्सल्य क्या होगा, एनपीएस वात्सल्य, सॉरी, एनपीएस क्या होता है, न्यू पेंशन स्कीम वात्सल्य, जिसमें कि आप अपने बच्चे के लिए अभी से ही एक तरीके से पेंशन खाता खोल लीजिए, जिसमें बच्चों के वयस्क होने तक आप पैसे डालेंगे, और जब बच्चे वयस्क हो जाएंगे तब वो एनपीएस अपने अकाउंट में पैसा डालना शुरू कर देंगे। जब वो आपके बच्चे जब रिटायर करेंगे तब उनको वो पैसा विथ इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा, या फिर जो निवेश की वैल्यू रहेगी वो वापस मिल जाएगी। तो इसमें यहाँ पे एनपीएस वात्सल्य की बात की जा रही है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत समय देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों के कर्मचारी जो हैं बोलते हैं कि नहीं भाई, हमको एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, जो पुराने वाली जो पेंशन स्कीम जो 2004 में बंद हो गई थी उसी को शुरू किया जाए। तो सरकार कहती है कि भाई पुरानी पेंशन स्कीम तो शुरू नहीं होगी, जो एनपीएस है उसी में जरूरत अनुसार चेंज किए जाएंगे, उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। चलिए, मजबूत आर्थिक आधार, जहाँ पे हम लोग को बताया जा रहा है कि चालू खाता घाटा, यानी कि जो चालू खाते में हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो हमको नुकसान होती थी, उस नुकसान में भारी कमी आई है। फिर यहाँ पे जीडीपी रेट हम लोगों का कितना होने वाला है उसके बारे में दिया गया है, जो कि लगभग 8% के आसपास चल रही है। चलिए, पीएमआई इंडेक्स में भी सुधार हुई है। पीएमआई इंडेक्स क्या होता है, जो विशिष्ट रूप से सेवा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के ग्रोथ रेट को बताती है, वो इंडेक्स है ये। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है ये। तो यहाँ पे सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी हम लोग अच्छा विकास कर रहे हैं, वहीं यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए, यहाँ पे बैंकों का जो एनपीए है यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें भी लगातार कमी आ रही है, जो कि 2% के आसपास जा चुकी है, जो कि न्यूज में थी, जो हमारे लिए अच्छी बात है। राजकोषीय घाटा जो कि 9.2% हो गया था, कब, फाइनेंशियल ईयर 2021 में। रीजन वाज 2020-21 का कोरोना काल, तो वो घटते घटते अब 5.6% ऑफ जीडीपी हो गई है। फिर मुद्रास्फीति भी नियंत्रित है, कह रही है सरकार की पहले जो है अधिकतम 6.7% तक जा चुकी थी, वो अब घट के 5.4% तक आ चुकी है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं बजट के पार्ट बी में, जहां पे कि सरकार टैक्स के बारे में बात करती है। तो इस बार टैक्स में सरकार ने क्या क्या बात की है कि धार्मिक संस्थाओं में टीडीएस वगैरह में जो अब धार्मिक कारणों से टीडीएस वगैरह जो दान करते हैं उसमें टीडीएस की क्या व्यवस्था रहेगी, उन सब चीजों को सरलीकरण किया जाएगा। यहां पे समझने वाली बात कुछ खास नहीं है। यहां पे सरकार क्या बोल रही है कि अलग अलग चीजों सेक्टर में सरकार अलग अलग टैक्सेस को कम करने वाली है, और उससे किनको किनको फायदा होने वाला है। जैसे कैंसर की दवाइयों में 3 दवाइयों पे सरकार ने सीमा शुल्क खत्म कर दिया है, जिससे किफायती दवाई हो जाएगी। मोबाइल और चार्जर पे जो पीसी जो ये होता है बीसीडी होता है ना, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसको घटा रही है, उससे मोबाइल फोन सस्ता हो जाएगा। यही सारी बातें सरकार यहाँ पे लिख रही है। चलिए, प्रत्यक्ष कर प्रस्तावना, यहाँ पे प्रत्यक्ष कर प्रस्तावना में जो इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% कर लगेगा, और जो दीर्घ जो अवधि लाभ पर 12.5%। यानी क्या होता है कि पहले अगर आप शेयर खरीद के 1 वर्ष के अंदर बेच देते थे, तो इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता था, जो कि 10% होता था। उस 10% को बढ़ा के सरकार ने 12.5% कर दिया है। यानी कुल मिला के अगर आप 1 लाख रुपए कमाते थे तो आपको 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता था, सॉरी, हाँ 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ता, सॉरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। और जिसपे अगर आप
को सिर्फ 1,25,000 का फायदा हुआ है तो उसके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेगी, ऐसी बात सरकार यहां पे कर रही है। एंजल कर को समाप्त कर दिया गया। एंजल कर क्या होता है? जो एंजल इन्वेस्टर को जो टैक्स देना पड़ता था स्टार्टअप्स में फंड करने के लिए, उसके ऊपर जो एंजल टैक्स लगता था, सरकार ने उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है उसको विकसित करने के लिए ये सारी बातें की गई हैं। यहां पे सरकार ने टैक्स का स्लैब जारी किया है। जो नया टैक्स स्लैब है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो 0 to 3 लाख आपको 0% टैक्स देना है। अगर 3 से 7 लाख अगर आपकी आय है तो 5%, और अधिकतम 15 लाख के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी जो सालाना बचत होने वाली है इस टैक्स स्लैब में आने पर वो 17,500 रुपए की होने वाली है। वेतनभोगी कर्मचारियों का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था जो 50,000 का होता था उसको बढ़ा के 75,000, और पेंशन जो आपको लाभ होता था उसको 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपया कर दिया गया है। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि सरकार को किस क्षेत्र से कितने पैसे प्राप्त होते हैं। तो 100 रुपए में 27 रुपए, 100 रुपए अगर सरकार के पास आय हुई है तो 27 रुपए सरकार उधार के रूप में लेती है। अभी तक हम लोग जानते थे कि जो निगम कर होता है और आयकर होता है उसमें निगम कर की से होने वाली आय ज्यादा होती थी। फिर एक पॉइंट आया था जब निगम कर और आयकर से होने वाली जो आय है वो बराबर हो गई। लेकिन इस वर्ष कुछ अद्भुत घटनाएं घटी हैं कि निगम कर से होने वाली जो प्राप्ति है वो 17% ही रह गई है, लेकिन आयकर से होने वाले लाभ में सरकार का मानना है कि 100 रुपए में 19 रुपए सरकार को पर्सनल इनकम टैक्स के रूप में प्राप्त होगी। यहाँ पे सरकार ने बताया है कि सरकार के पैसे कहाँ जाते हैं, और यहाँ पे सरकार ने हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी दी है कि किस क्षेत्र में कितना आवंटन किया गया है, जिसमें सर्वाधिक आवंटन जो है वो डिफेंस में किया गया है। जैसा कि आप दे सकते हैं कि 4,54,763 करोड़ सरकार आवंटित करने वाली है। अगले पन्ने पे सरकार ने मनरेगा वगैरह जितने में पहले कितना पैसा खर्च की थी, इस वर्ष कितना पैसे के आवंटन की है, उसके बारे में सरकार ने मेजर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी दी है। इन सब चीजों को आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसमें समझाने बताने वाली बात कुछ भी नहीं है। तो ये थी कुल मिला के बजट 2024-25। किसी पॉइंट को अगर आप चाहते हैं कि फिर से एक्सप्लेन किया जाए या फिर कुछ अगर आपके डाउट्स हों तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिर ऐसे किसी रोचक सेशन के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।